आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं समास के विषय में। समास किसे कहते हैं और समास कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समास का अर्थ जान लेते हैं कि समास शब्द का अर्थ क्या होता है। तो समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप, यानी छोटा करना ना। कोई चीज़ बड़ी है, कोई शब्द या वाक्य बड़ा है, तो उसी को संक्षेप करने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप करना है। तो चलिए अब समास की परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण होता है और वो शब्द सार्थक शब्द होता है, तो उसी शब्द को ही समास कहते हैं। ठीक, यानी दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, उन्हीं को मिलाकर उन्हीं से जो है एक नए शब्द का निर्माण होता है। मतलब उन्हीं शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण होता है और वो शब्द जो है सार्थक यानी किसी अर्थ वाला होता है, तो उसे ही हम समास कहते हैं। ठीक, तो चलिए समास का जो है उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, समास का उदाहरण देखते हैं। देखिए, जैसे राजा का पुत्र। देखिए, राजा का पुत्र में 3 शब्द है ना, राजा का पुत्र, इसमें 3 शब्द हैं। तो समास में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जो है एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसी शब्द को जो है समास कहते हैं। तो देखिए, राजा का पुत्र है जैसे, तो उसका एक नया शब्द बन जाएगा और संक्षेप में बन जाएगा, यानी राजपुत्र ना। राजा का पुत्र, उसका एक संक्षेप रूप हो जाएगा राजपुत्र। तो ये हो गया समास। राजा का पुत्र का समास क्या होगा, राजपुत्र। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखते हैं। अगला है प्रत्येक दिन। जैसे प्रत्येक दिन का समास क्या होगा, उसको कैसे संक्षेप करेंगे, तो उसका संक्षेप करेंगे प्रतिदिन। ठीक, प्रतिदिन। देखिए, ये छोटा हो गया ना, प्रत्येक दिन कहेंगे तो वो बड़ा रहेगा ना, उसको कहने में टाइम लगेगा। लेकिन उसको छोटा रूप संक्षेप रूप में कैसे कहेंगे, प्रतिदिन। ठीक, तो ये हो गया। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है गगन को चूमने वाला ना, गगन को चूमने वाला। तो इसका जो है समास क्या होगा, इसका समास होगा गगनचुंबी। ठीक, एक शब्द में आ गया। गगन को चूमने वाला, ये काफ़ी टाइम लग रहा है, लेकिन गगनचुंबी कह देंगे तो ये छोटा उसका संक्षेप रूप हो गया, यानी उसका समास हो गया। अगला एक उदाहरण और देख लेते हैं। यश को प्राप्त करने वाला। देखिए, जैसे किसी व्यक्ति के लिए क्या कहा जाता है, यश को प्राप्त करने वाला, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इसको संक्षेप रूप में कैसे कहेंगे, यश प्राप्त। क्या कहेंगे, यश प्राप्त। तो अर्थ दोनों का एक ही है, लेकिन वो उसको बोलने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसको जब संक्षेप रूप में समास रूप में जब उसको व्यक्त करेंगे तो वो हो जाएगा छोटे रूप में यश प्राप्त। तो इसी प्रकार से ये हमारा समास हो गया, यानी किसी भी 2 या 3 शब्दों से बने वाक्य को संक्षेप करने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। ठीक, कि देखिए, इसमें हमने लिखा भी है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए कि समास किसे कहते हैं, और ये मतलब इसके उदाहरण भी हैं। जो हमने आपको समझाया वो इस कॉपी में भी है, इसको आप लोग खूब अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। अब चलिए समास के प्रकार के विषय में देख लेते हैं कि समास के कितने प्रकार होते हैं। तो समास के हमारे 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार। कौन कौन से? पहला समास है हमारा अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। ठीक, दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। ठीक, तीसरा कौन सा है, कर्मधारय समास है। और चौथा है हमारा द्विगु समास। ठीक, द्विगु समास। और 5वां है हमारा द्वंद्व समास। ठीक, कौन सा, द्वंद्व समास। और 6ठा है हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक,
तो ये 6 प्रकार का हमारा समास हो गया, इसको भी आया। अब चलिए जो है हम एक एक समास को अच्छे से उदाहरण सहित समझते हैं। पहला समास है हमारा अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास उसे कहते हैं जिस समास में पहला पद यानी जो उसका पहला शब्द रहता है वो प्रधान हो, वहाँ पे जो है हमारा अव्ययी भाव समास होता है। और हाँ, उसमें एक खास बात ये भी है कि उसमें पहला पद अव्यय होता है। ठीक, अव्यय होता है और वो प्रधान होता है, यानी दूसरे शब्द की अपेक्षा वो प्रधान शब्द होता है, तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। जिसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे जो है प्रत्येक दिन ना, अव्ययी भाव का उदाहरण है प्रत्येक दिन। देखिए इसमें जो प्रत्येक है यानी जो पहला पद है हमारा वो जो है अव्यय है ना, अव्यय होता है। तो देखिए प्रत्येक दिन का जब हम समास करेंगे, उसको संक्षेप करेंगे, तो वो हो जाएगा प्रतिदिन। क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। तो देखिए इसमें जो प्रति है वो अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन जो है हमारा अव्ययी भाव समास होगा। उसी प्रकार से अगला उदाहरण देख लेते हैं, जन्म से लेकर। जन्म से लेकर जब हम इसको संक्षेप करेंगे, इसका जो है जब इसको समास के रूप में बदलेंगे तो हो जाएगा आजन्म। आजन्म में देखिए जो आ है वो जो है हमारा अव्यय है ना, आ जो है वो हमारा अव्यय है। तो ये हो जाएगा जो है अव्ययी भाव समास के अंतर। तो आजन्म भी हमारा जो है अव्ययी भाव समास हो गया, क्योंकि आ जो आ रहा है ये जो है अव्यय होता है, और ये आ जो है ये प्रधान भी है, प्रधान शब्द भी है। तो ये हमारा हो गया अव्ययी भाव समास। अगला उदाहरण इसमें देख लेते हैं, यथा संभव ना, जैसा संभव हो। जब उसको हम समास रूप में बदलेंगे तो हो जाएगा यथा संभव। तो यथा भी जो है हमारा अव्यय शब्द है। कौन सा शब्द है? अव्यय शब्द। तो यहाँ और ये प्रधान भी है ना, ये प्रधान शब्द भी है। तो यहाँ जो है हमारा यथा संभव भी जो है अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा अव्ययी भाव समास। अब दूसरा समास देख लेते हैं। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। ठीक, तत्पुरुष समास ऐसा समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। कौन सा? उत्तर पद प्रधान हो। देखिए अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता था, लेकिन तत्पुरुष में जो दूसरा वाला जो उत्तर पद प्रधान मतलब उत्तर पद होता है वो प्रधान रहता है। तो वहाँ पे हमारा जो है तत्पुरुष समास रहता है। ठीक है, मतलब और इसमें एक खास बात ये भी है कि दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह जो है वो लुप्त हो जाता है, वो खो जाता है। यानी जो दो शब्द रहते हैं उसके बीच में एक कारक चिन्ह रहता है, वो जो है लुप्त हो जाता है इस समास में। ठीक, तो वहाँ पे जो है तत्पुरुष समास रहता है कि तत्पुरुष समास यानी जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, ठीक, दूसरा शब्द प्रधान हो, यानी कि पहला छोड़ के दूसरा बाद वाला शब्द प्रधान हो, वहाँ पे तत्पुरुष समास रहता है। ठीक, तो चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राजा का कुमार। देखिए इसमें जो योजक चिन्ह है यानी कारक चिन्ह का लगा है ना, राजा का कुमार, तो का हट जाएगा तो हो जाएगा राजकुमार। इसका जो है संक्षेप रूप हो जाएगा राजकुमार। और इसमें कुमार जो है मतलब कि जो कुमार यानी दूसरा शब्द है, उत्तर पद है, ये जो है प्रधान है। कुमार जो है ये प्रधान है, और राजा ये पहला शब्द हो गया, ये प्रधान नहीं है, उत्तर पद प्रधान है। राजा का कुमार यानी राजकुमार। अगला उदाहरण देख लेते हैं। अगला है धर्म का ग्रंथ।
किसका ग्रंथ? धर्म का ग्रंथ, तो वो हो जाएगा धर्म ग्रंथ। ठीक, इसमें देखिए ग्रंथ जो है ये प्रधान शब्द है, यानी जो धर्म है उसको छोड़ के जो ग्रंथ है वो प्रधान है, यानी उत्तर पद प्रधान है। तो धर्म का ग्रंथ का हो जाएगा धर्म ग्रंथ। और अगला उदाहरण देख लेते हैं। रचना को करने वाला, रचना को करने वाला। अब इसका जो है हो जाएगा रचनाकार। क्या हो जाएगा? रचनाकार। तो ये हो गया हमारा तत्पुरुष समास। अब चलिए अगला समास देखते हैं, तीसरा है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो कर्मधारय समास उसे कहते हैं जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा उसमें एक बात और है कि पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो। क्या हो? पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान, मतलब इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान होता है, लेकिन इसमें पूर्व पद विशेष्य और उत्तर पद विशेषण हो, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। यानी पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है इस समास में। ठीक, तो यहाँ पे कर्मधारय समास होता है। तो चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कमल के समान चरण। किसके समान? कमल के समान चरण। तो ये हो गया चरण कमल। तो ये हो गया जो है कर्मधारय समास का उदाहरण। किसके समान चरण? यानी कमल के समान चरण, तो हो जाएगा चरण कमल। ठीक, अगला उदाहरण देखते हैं। प्राणों के समान प्रिय। प्राणों के समान प्रिय, तो इसका हो जाएगा प्राण प्रिय। ठीक, और इसी प्रकार से अगला उदाहरण है चंद्र के समान मुख, यानी चंद्र मुख। ठीक, चंद्र मुख, चंद्र के समान मुख। देखिए मुख इसमें उत्तर पद प्रधान है, मुख प्रधान है ना। कैसा मुख? चंद्र के समान मुख। ठीक, तो यहाँ भी जो है कर्मधारय समास है। ठीक, अगला है हमारा द्विगु समास। कौन सा? चौथा समास है द्विगु समास। अब द्विगु समास के बारे में जान लेते हैं। ऐसा समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो। संख्यावाचक ना, इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्विगु समास में ये संख्यावाचक शब्द आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसको हम इसी से पहचान सकते हैं कि ये द्विगु समास है। इसमें संख्याओं का बोध होता है। ठीक, और उसमें जो है पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, और वही जो है द्विगु समास होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा द्विगु समास। एक बार फिर से इसकी फिर से एक बार द्विगु समास देख लेते हैं। ऐसा समास जिसमें जो है संख्या का बोध हो। ठीक, संख्या का बोध हो, वहाँ पे द्विगु समास होता है। ठीक है, इसमें जो है पूर्व पद जो है संख्यावाचक विशेषण होता है, तो वहाँ द्विगु समास होता है। ठीक, तो चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है, हाँ एक बात और ध्यान रखने योग्य है द्विगु समास में कि इसमें समूह का बोध होता है। ठीक, किसका बोध होता है? समूह का बोध होता है। तो चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 7 सिंधुओं का समूह। जहाँ भी समूह का बोध हो वहाँ पे द्विगु समास रहता है। ठीक, तो जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। 7 सिंधुओं का समूह। देखिए इसमें समूह आ रहा है ना, तो इसका हो जाएगा सप्त सिंधु। ठीक, सप्त सिंधु। और अगला उदाहरण देख लेते हैं। 2 पहरों का समूह, तो हो जाएगा 2 पहर। ठीक, अगला उदाहरण 3 लोकों का समाहार। क्या? 3 लोकों का समाहार, तो यहाँ भी जो है हो जाएगा त्रिलोक। क्या हो जाएगा? त्रिलोक। तो ये हो गया हमारा द्विगु समास। अगला समास देख लेते हैं। अगला है हमारा
द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। इसको सीखने का एक अच्छा तरीका है द्वंद्व यानी लड़ाई, यानी दो शब्द आपस में बराबर रहेंगे, बराबर रहेंगे तो उसमें लड़ाई होगी ना। तो इसको याद रखने के लिए ये लड़ाई शब्द आप लोग याद रखिएगा कि जिसमें द्वंद्व हो ना, दोनों शब्द बराबर हों और उसमें योजक चिन्ह लगा रहे, ठीक, उसको जोड़ने वाला योजक चिन्ह लगा रहे, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, ठीक। इसको याद करने का तरीका ये है कि जिस भी पद या शब्द में योजक चिन्ह लगा रहे जिस समासिक शब्द में, तो वहाँ पे द्वंद्व समास रहता है, ठीक। तो चलिए जो है, और इसमें और या और एवं जहाँ लगा रहता है वहाँ जो है द्वंद्व समास रहता है। ये भी याद करने योग्य बात है, इसको भी आप लोग समझे रहिए। जहाँ पे और या तथा का बोध हो वहाँ पे द्वंद्व समास रहता है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, जैसे नदी और नाले, देखिए इसमें और लगा है ना, नदी और नाले, तो इनका हो जाएगा नदी नाला, ठीक, नदी नाले। बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है इसके, ठीक। और पाप और पुण्य, पाप और पुण्य का हो जाएगा पाप पुण्य, और पाप पुण्य के बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा उसको जोड़ने के लिए, ठीक। अगला है ऊंच या नीच, तो यहाँ या की जगह पे योजक चिन्ह लग जाएगा, हो जाएगा ऊंच नीच। तो ये हो गया हमारा द्वंद्व समास। चलिए अगला समास देख लेते हैं। अगला समास है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, मतलब जितने भी पद होते हैं वो प्रधान नहीं होते, बल्कि कोई और शब्द प्रधान हो, ठीक, उन पदों की जगह कोई और पद प्रधान हो, तो ऐसी जगह पे जो है बहुब्रीहि समास होता है, ठीक। यानी कि जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, पद मिलाकर किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास रहता है। मतलब जितने पद रहते हैं उनको जोड़कर जब तीसरा अन्य पद बनता है वो प्रधान रहे, वहाँ पे बहुब्रीहि समास रहता है, ठीक। तो चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नीला हो कंठ जिसका, नीला हो कंठ जिसका अर्थात नीलकंठ। नीलकंठ किसको कहते हैं, भगवान शिव को कहते हैं, ठीक। तो इसमें शिव आ रहा है, नीला हो कंठ जिसका यानी नीलकंठ, और नीलकंठ किसको कहते हैं, शिव को, तो इसमें शिव प्रधान हो रहे हैं ना। तो इस प्रकार यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। तो अगला देख लेते हैं। लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका यानी लंबोदर। अब लंबोदर किसको कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं, तो यहाँ भी बहुब्रीहि समास होता है। अगला है महान वीर है जो, क्या, महान वीर है जो, ये अर्थात महावीर। महावीर किसको कहते हैं, हनुमान जी को कहते हैं, तो इसमें हनुमान जी प्रधान होंगे। तो इस प्रकार से बहुब्रीहि समास में जितने पद होते हैं उनको जोड़कर जो अन्य पद मतलब अगला पद बनता है वो प्रधान रहता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा बहुब्रीहि समास। तो ये हमारे पूरे समास हो गए। तो इसको आप लोग खूब अच्छे से समझ लीजिएगा। आशा है कि आप लोगों को समास समझ में आया होगा।